नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच माना जाता है, जहां दुनिया की आर्थिक नीतियों और भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने साथ किसे लेकर गए थे? वो अपने साथ लेकर गए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को। एक ऐसा मंच जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं, वहां पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा फौजी शामिल हुआ जिसके दिमाग में आतंकवाद है और हाथ खून से रंगे हुए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया में अपने आप को शांति का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाले पश्चिमी देश ये सब चुपचाप देखते रहे और इनमें से किसी ने भी असीम मुनीर की मौजूदगी पर आपत्ति नहीं की। इसके बाद हम आपको अमेरिका के वो नए हथियार दिखाएंगे जिनके बारे में दुनिया को अभी पता ही नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उन्होंने वेनेजुएला में सोनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जो बिना कोई बम गिराए या गोली चलाए ही विरोधी सेना को अधमरा कर देता है। और यही कारण है कि वेनेजुएला में ऑपरेशन के दौरान वहां की सेना अमेरिकी कमांडोज का जरा भी मुकाबला नहीं कर पाई। और आखिर में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुए ऐतिहासिक पक्षपात के बारे में बताएंगे। इसी हफ्ते 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन था और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। पंडित नेहरू ने हर कदम पर नेताजी के कद को और उनके योगदान को छोटा करने की कोशिश की। डावोस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ आप डावोस में किसे देख रहे हैं, ये देखिए। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच माना जाता है, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और रणनीति पर चर्चा होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी इस बार डावोस पहुंचे हुए थे, जिस मंच पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुख, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अध्यक्ष, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आर्थिक विषयों पर चर्चा करते हैं, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर चर्चा करते हैं, गवर्नेंस पर चर्चा करते हैं। वहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख का क्या काम है? तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बगल में बैठकर उन्हें बता रहे हैं कि देखिए, मेरे साथ जनरल असीम मुनीर भी आए हैं और वो कमरे में वहां पीछे बैठे हैं, ये देखिए। मैं भी ऐसा ही इशारा करता हूं। इस तस्वीर को आप देखते रहिए। दुनिया के साथ सबसे बड़ा मजाक ये है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस लिखा है, यानी शांति का बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखा रहे हैं बैठकर कि देखिए, इस कमरे में मेरे साथ असीम मुनीर भी आए हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें देखकर बड़े खुश भी हो रहे हैं। डावोस में जिस तरह का व्यवहार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया, उससे उनका नाम शहबाज नहीं बल्कि शोबाज होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी दोस्त बताने की शोबाजी कर रहे हैं। इसलिए आज हम उन्हें एक नया नाम देना चाहते हैं और वो है शोबाज शरीफ, क्योंकि हर चीज उनकी शोबाजी के लिए है। वो ट्रंप के बेहद करीब बैठकर कुछ इस अंदाज में उनसे बातें करते हैं जिससे ये लगे कि वो ट्रंप के बड़े करीबी सलाहकार बन गए हैं। ट्रंप भी उन्हें बड़ी तवज्जो देते हैं और इस बातचीत के दौरान उनकी कुछ फोटो खिंच जाएं, कुछ वीडियोस बन जाएं, जिनसे उनके देश में ये साबित हो जाए कि शहबाज शरीफ ट्रंप के बड़े करीबी दोस्त बन गए हैं। यानी कुल मिलाकर ये सब कुछ इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए किया जा रहा है, सोशल मीडिया के लिए किया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कुछ अच्छी तस्वीरें खींच ली जाएं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ।
तो शहबाज शरीफ की ये शोबाजी डावोस में चल रही है। डावोस में शहबाज शरीफ लगातार असीम मुनीर को अपने साथ रखे हुए थे। हर विदेशी नेता से उनका परिचय करवा रहे थे और ऐसा लगता था जैसे वो लगातार जनरल असीम मुनीर की निगरानी में है। और कोई भी बात करने के बाद शहबाज शरीफ असीम मुनीर की तरफ देखते हैं जैसे उनसे पूछ रहे हों कि मैंने ठीक कहा ना। डावोस में असीम मुनीर की मौजूदगी पर पूरी दुनिया की चुप्पी हैरान करती है। असीम मुनीर का आर्थिक नीतियों और टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, गवर्नेंस से, प्रशासन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। असीम मुनीर खुद एक मदरसे में पढ़े हैं, पूरी कुरान उन्हें मुंह ज़बानी याद है और वो अपने इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। वो आतंकवाद के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर दुनिया में आतंकवाद फैलाने पर कोई कॉन्फ्रेंस होती तो उसकी अध्यक्षता असीम मुनीर से ही करवानी चाहिए। असीम मुनीर के हाथ न जाने कितने बेकसूर लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उनके आतंकवादियों से करीबी रिश्ते हैं और फिर भी दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं में से एक ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असीम मुनीर जैसे बदनाम आदमी की मौजूदगी पर कोई सवाल नहीं उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते रहे हैं, लेकिन यहां उन्होंने भी असीम मुनीर जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी मौलाना से समझौता कर लिया। शहबाज शरीफ भले ही दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो खिंचवाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने डावोस में इस मंच पर असीम मुनीर को ले जाकर एक बहुत बड़ी गलती की है और पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। इससे पहले भी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ शहबाज शरीफ की मीटिंग्स के दौरान असीम मुनीर हर समय मौजूद रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया को दिखाने के लिए भले ही पाकिस्तान में एक सिविलियन सरकार हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को अब वहाँ की सेना ही चला रही है और दुनिया ने इस कड़वी सच्चाई को कोई भी चुनौती दिए बिना चुपचाप स्वीकार कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत दुखद स्थिति है। सबसे खास बात यह है कि डावोस में पश्चिमी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मौजूद थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे जो अपने आप को दुनिया में शांति का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, शांति की बातें करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं और कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करनी है। बातें कितनी बड़ी बड़ी, लेकिन वहां पर मौजूदगी देखिए किस व्यक्ति की है। असीम मुनीर की मौजूदगी को लेकर ये सारे शांति के बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, इन्होंने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया और किसी ने भी इस व्यक्ति की मौजूदगी को चुनौती नहीं दी है। दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दुनिया के जो देश हैं ये अपने लिए अलग नीति पर काम करते हैं और दूसरे के लिए इनकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। डावोस से यही सीखने वाली बात है। अब जरा कल्पना कीजिए कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करे, लेकिन इस हमले में बॉम्ब्स और मिसाइल का इस्तेमाल ना हो। इसके बावजूद जिस देश पर हमला हुआ, उस देश के सैनिक कुछ ही सेकंड में बगैर जवाब दिए अपने घुटनों पर आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये हॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है नए युग के नए हथियारों की। 3 जनवरी को वेनेजुएला में ठीक ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन लॉन्च किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बारे में खुद बताया है कि अमेरिका के पास ऐसे नए और आधुनिक हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर हैरान हो रही थी कि वेनेजुएला में अमेरिका का ये जो ऑपरेशन हुआ, इसमें वेनेजुएला की सेना क्या कर रही थी। वेनेजुएला की सेना ने जरा भी मुकाबला करने की कोशिश क्यों नहीं की, और कैसे अमेरिका के जो कमांडोज हैं, सेना है, वो इतनी आसानी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठाकर ले आई। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? और अब एक इंटरव्यू में
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पहली बार ये माना है कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि इन हथियारों की जानकारी वो अभी दुनिया में किसी को देना भी नहीं चाहते। यानी ये हथियार अमेरिका गुप्त रखना चाहता है, और उसका बड़ा कारण ये है कि अगर अमेरिका ने इन हथियारों के बारे में सारी डिटेल्स बता दी तो कुछ चीन जैसे देश या कुछ दूसरे देश, रशिया जैसे देश ऐसे ही हथियारों को डेवलप कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि वेनेजुएला में सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है कि राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ने का ऑपरेशन सिर्फ 3 मिनटों में खत्म हो गया, और अमेरिका के मुकाबले वेनेजुएला का एक भी सैनिक खड़ा तक नहीं हो पाया। इस इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिकी सैनिकों ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, और इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने सोनिक वेपन के हमले से इनकार नहीं किया, और यह भी कहा कि दुनिया में किसी और देश के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं है और इनके बारे में वो ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते। अब आपको बताते हैं सोनिक वेपन क्या होता है। ये सोनिक वेपन हथियारों का एक नया युग है जिसमें ऐसे हथियार आ रहे हैं जो बंदूक, मिसाइल और बॉम्ब को बेकार कर देंगे। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़ाई करने के लायक विरोधी सेना रहेगी ही नहीं। आसान भाषा में कहें तो सोनिक वेपन बहुत तेज ध्वनि से हमला करते हैं, बहुत तेज ध्वनि पैदा करते हैं। वेनेजुएला के एक सैनिक के ही मुताबिक अमेरिकी कमांडोज ने एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार का प्रयोग किया, जिसमें अचानक ध्वनि की एक बहुत तेज शॉक वेव आई, और फिर वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून बहने लगा। वो खून की उल्टियां करने लगे और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सिर के अंदर धमाके हो रहे हैं, और कुछ देर के लिए वो अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, यानी एक प्रकार से कोलैप्स कर गए। और इसीलिए सोनिक वेपन्स को बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को जमीन पर गिराने वाला एक बिल्कुल नया हथियार कहा जा रहा है। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के करीब 100 सैनिक मारे गए, लेकिन अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। अमेरिका वर्षों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर रिसर्च कर रहा है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रोवेव, लेजर और ध्वनि जैसी एनर्जी से हमला किया जाता है, और ये वेपन्स जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है, और इससे हमला होते ही जो त्वचा है, स्किन है, उस पर बहुत तेज और आग लगने जैसी जलन महसूस होती है। तो सोचिए, अगर कोई सामने विरोधी सैनिक खड़ा है तो उसकी जो त्वचा है वो जलने लगेगी। दूसरा है लेजर वेपन्स। इसके हमले से इंसानों का दिमाग भ्रमित हो जाता है और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। हालांकि हाई पावर के लेजर वेपन से किसी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट को भी हवा में ही नष्ट किया जा सकता है, और इजराइल का आयरन बीम ऐसा ही एक हथियार है, और इसके एक हमले की कीमत सिर्फ 170 रुपए है, यानी ये बहुत सस्ता है। और तीसरा होता है सोनिक वेपन्स, जो ध्वनि की एक बहुत तेज शॉक वेव पैदा करते हैं। और वर्ष 2003 में इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने तब ऐसे ही एक हथियार का प्रयोग किया था जिसका नाम है लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस। और वर्ष 2009 में भी अमेरिका के पिट्सबर्ग में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने इसी का इस्तेमाल किया था। दुनिया में हथियारों का कितनी तेजी से विकास हो रहा है, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज जितनी देर में कोई नया हथियार डेवलप होता है, उसका R&D किया जाता है, जितने समय में, जितने वर्षों में वो हथियार बनकर तैयार होता है, तब तक उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती है। इस समय दुनिया के ज्यादातर देश पारंपरिक हथियारों जैसे गन्स, ड्रोन्स और मिसाइल से लड़ रहे हैं, और सोनिक वेपन से युद्ध लड़ने की किसी ने अभी तक शायद कल्पना भी नहीं की है। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले तक ड्रोन्स को ये कहा जाता था कि यही सबसे आधुनिक हथियार हैं। अब जो लड़ाई होती है वो ड्रोन से होती है, लेकिन अब सोनिक वेपन्स के आने के बाद ड्रोन्स भी पुराने जमाने की बात लग रही है, मिसाइल पुराने जमाने के दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार के अगर सोनिक वेपन्स आ गए तो आप ये सोचिए कि सेनाओं को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस सेना के पास ये सोनिक वेपन्स होंगे, उसकी जो विरोधी सेना है वो बिना लड़े ही अपने घुटनों पर आ जाएगी, मुकाबला ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके शरीर पर इस प्रकार के रिएक्शन होंगे, खून की उल्टियां होने लगेगी, त्वचा जलने लगेगी, दिमाग भ्रमित होने लगेगा कि वो अपने हथियार उठा ही नहीं पाएंगे, और लड़ाई के लिए ना गोली चलाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना बम और मिसाइल चलाने की आवश्यकता पड़ेगी।
अमेरिका के पास सोनिक वेपन्स जैसे कई और नए हथियार हैं जिनकी ताकत और क्षमता के बारे में अभी दुनिया को कोई जानकारी ही नहीं है। अमेरिका इनके बारे में बताना नहीं चाहता। और ऐसे ही एक नए हथियार का नाम है F-47 फाइटर जेट, और ये अमेरिका का 6ठी पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान है। देखिए, पूरी दुनिया तो अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात कर रही है, 5th जनरेशन पर अटकी हुई है, लेकिन अमेरिका ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है और इसकी टॉप स्पीड करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी। रेंज 1850 किलोमीटर तक होगी, जो अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान से भी 25% ज़्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी स्टेल्थ, यानी ये रेडार से लगभग गायब हो जाएगा। इसे रेडार से ढूंढना नामुमकिन होगा। और ऐसे एक फाइटर जेट की अनुमानित कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए होगी। और इस समय भी अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स और B-2 जैसे बॉम्बर विमान ऐसे हैं जिनमें रेडार से बचने की काबिलियत है, यानी ये किसी भी देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और रेडार इन्हें पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा दावा किया जाता है कि इस मामले में F-47 इन सभी विमानों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा और दुश्मन के लिए इसका पता लगाना, इसे स्पॉट करना लगभग असंभव होगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही F-47 को अमेरिका का सबसे विनाशकारी विमान बताया है। We have the best equipment, F-35s, F-47, the new one just coming out. They say it's the most devastating plane, fighter jet ever. Who knows? They called it 47. If I don't like it, I'm going to take the 47 off it. I wonder why they called it 47. We'll have to think about that. But if I don't like it, I'm going to take that 47 off. But it's supposed to be the stage 6. It's supposed to be the first stage 6 plane, undetectable, like our B-2 bombers were undetectable. They flew right over Iran. They were undetectable. And they did their job and they got the hell out of there. तो जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया तो इस समय 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन या बहुत ज़्यादा हुआ तो 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात कर रही है, लेकिन अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी बना लिया है। तो देखिए इसकी खासियत क्या होगी। इस लड़ाकू विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो खतरा दिखने पर पायलट को खुद ही सुझाव देगा और ज़रूरत हुई तो खुद एक्शन भी ले लेगा। इन विमानों पर नई पीढ़ी के हथियार होंगे, जैसे लेजर वेपन्स और सोनिक वेपन्स, और इनकी मदद से दूर से ही दुश्मनों पर हमला करना संभव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइटर जेट है ये भी सुरक्षित रहेगा और इसे चलाने वाला जो पायलट है वो भी सुरक्षित रहेगा। इस फाइटर जेट के साथ एक या कई और ड्रोन्स भी उड़ान भरेंगे, जिन्हें इसी विमान में बैठा हुआ पायलट कंट्रोल कर पाएगा। यानी एक ही फाइटर जेट कई दूसरे विमानों या ड्रोन्स के साथ उड़ेगा। ये ड्रोन्स दुश्मन का पता लगाएंगे और हमला भी करेंगे, यानी ये आसमान में उड़ता हुआ पूरा की पूरा एक कंट्रोल सेंटर होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि फाइटर जेट सैटेलाइट से लेकर रेडार और कंट्रोल रूम से भी कनेक्टेड रहेगा और रियल टाइम में उनके साथ डेटा और टारगेट्स शेयर करता रहेगा। यह सब कुछ रियल टाइम में होगा। इस समय अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी बोइंग इस फाइटर जेट को बना रही है और इसकी पहली उड़ान वर्ष 2028 में संभव हो सकती है। और अमेरिका ऐसे 185 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदना चाहता है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसका निर्माण कर रहा है बोइंग हवाई जहाज बनाने वाली दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, जापान और इटली भी मिलकर अपना एक 6ठी पीढ़ी का 6th जनरेशन विमान बना रहे हैं और इसका नाम है टेम्पेस्ट। इस समय चीन भी अपनी 6ठी पीढ़ी के 2 अलग अलग विमानों का परीक्षण कर रहा है और यह दुनिया का अकेला देश है जो 6th जनरेशन के एक नहीं बल्कि 2 फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। और जर्मनी, फ्रांस और स्पेन भी मिलकर अपना एक 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान इस समय बना रहे हैं और इसका नाम है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। तो दुनिया में अभी जिस प्रकार के हथियारों पर R&D चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, वो हथियार आगे चलकर युद्ध लड़ने की जो पद्धति है उसे हमेशा के लिए बदल देंगे। और जिन हथियारों को आज हम आधुनिक हथियार मान रहे हैं, शायद उन हथियारों की कुछ वर्षों के बाद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज के जो फाइटर जेट्स हैं वो शायद कुछ वर्षों के बाद बिल्कुल बेकार साबित होने लगेंगे। इस कदर इतनी तेजी से इस समय रक्षा के मामले में, हथियारों के मामले में टेक्नोलॉजी बदल रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। इस बार
डावोस में आपने एक तस्वीर जरूर देखी होगी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस बार के जो सुपरस्टार हैं वो हैं फ्रांस के 48 वर्ष के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इसकी वजह उनका कोई शानदार भाषण नहीं है, बल्कि उनके सनग्लासेस यानी उनका चश्मा है, जिसे पहनकर उन्होंने 20 जनवरी को अपना भाषण भी दिया था और आजकल वो अपनी जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं यही चश्मा पहनकर जा रहे हैं। वैसे तो मैक्रों की गिनती दुनिया के सबसे हैंडसम नेताओं में होती हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, एक फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में उनके चश्मे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज हैं और दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। अब सोशल मीडिया पर मैक्रों की तुलना टॉप गन के टॉम क्रूज से हो रही है और इस प्रकार के मीम्स चल रहे हैं। और इस तुलना की वजह है मैक्रों के एविएटर सनग्लासेस, जिन्हें टॉप गन नाम की फिल्म में टॉम क्रूज ने भी पहना था। इन्हें वर्ष 1930 के आसपास यानी 1930 के दशक में फाइटर पायलट्स को तेज धूप और अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसीलिए इस प्रकार के जो चश्मे होते हैं वो फाइटर पायलट्स जो होते हैं उनकी पहली पसंद होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर पायलट्स इसी प्रकार का चश्मा लगा कर रखते हैं। सबसे पहले आप मैक्रों की कुछ तस्वीरें देखिए। ये जो चश्मा अभी आपने देखा, ये फ्रांस की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है हेनरी जूलियन और इसकी कीमत है लगभग 71,000 रुपए। लेकिन अब इस कंपनी को इटली की एक कंपनी ने खरीद लिया है। मैक्रों की चश्मे वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते ही इस चश्मे की पूरी दुनिया में डिमांड बहुत बढ़ गई है। इटली के मिलान स्टॉक एक्सचेंज में हेनरी जूलियन नाम की कंपनी के शेयर्स में 28% का उछाल आया है और सिर्फ एक दिन में इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 37 करोड़ 70 लाख रुपए बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि मैक्रों ने यह चश्मा एक गिफ्ट में लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, वरना कोई भी कंपनी उन्हें मुफ्त में चश्मा दे देगी। उन्होंने एक शर्त पर खुद इसे खरीदा कि चश्मा पूरी तरह मेड इन फ्रांस होना चाहिए। तो यह भी एक अच्छी बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि मैं मेड इन फ्रांस प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करूंगा। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक मैक्रों की आंख की एक नस फट गई थी और उनकी आंख पूरी तरह लाल हो गई थी और इसीलिए उन्हें डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप जहां भी जाएं ये चश्मा लगाकर जाइए। कई और भी ऐसे नेता हुए हैं जिन्हें उनके चश्मे की वजह से अक्सर जाना जाता था। मैक्रों तो हमेशा चश्मा नहीं लगाते, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो हमेशा चश्मा लगाकर रखते थे, जैसे लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मोअम्मर गद्दाफी और जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे। ये अक्सर आपको ऐसे ही सनग्लासेस में नजर आते थे। भारत के भी एक ऐसा नेता रहे हैं जो हमेशा सनग्लासेस पहनते थे। उनका नाम है स्वर्गीय एम करुणानिधि। आपने देखा होगा कि वो भी हमेशा एक काला चश्मा लगाकर रखते थे। लेकिन एक बात तय है कि जब दुनिया का कोई बड़ा नेता इस प्रकार के चश्मे का इस्तेमाल करता है या कोई नेता फैशन का कोई नया ट्रेंड अपनाता है तो फिर उस प्रोडक्ट की मांग पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। और जिस तरह से मैक्रों के चश्मे की मांग बढ़ गई, उसी तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो की गिरफ्तारी के बाद मशहूर कंपनी नाइकी के एक ट्रैक सूट की डिमांड भी बढ़ गई थी, क्योंकि मदुरो ने अपनी गिरफ्तारी के समय यही ट्रैक सूट पहना हुआ था और जितनी भी तस्वीरें उनकी आईं दुनिया भर में, उसमें उन्होंने सबसे पहले यही ट्रैक सूट पहना हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने इस ट्रैक सूट को खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जब अदालत में अपने ट्रायल के दौरान आते थे तो हमेशा एक बहुत शानदार सूट पहनकर आया करते थे और तब दुनिया भर के जो लोग हैं वो ढूंढने लगे कि सद्दाम हुसैन के इस अच्छे सूट्स कहां से बनते हैं और उनके टेलर की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। अब आपको अपने देश में हम वापस लेकर आते हैं और आपको आज हम ये बताना चाहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
नेताजी को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं और उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ये विशेष विश्लेषण हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाहने वालों के लिए कर रहे हैं, उनके फैंस के लिए कर रहे हैं, जो लोग उन्हें पसंद करते हैं उनके लिए कर रहे हैं। वो भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिनकी देशभक्ति, साहस और राष्ट्रवाद आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। फिर भी एक कड़वा सच ये है कि आज़ादी के बाद उनके योगदान को हमारे देश में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। नेहरू और गांधी परिवार ने हमेशा उनके इतिहास के साथ सौतेला व्यवहार किया, जबकि सच ये है कि उन्होंने भारत की पहली सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ये भारत की पहली सेना थी। हम कैसे भूल गए भारत की इस पहली सेना को जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से अंडमान और मणिपुर के कुछ हिस्सों को सबसे पहले आज़ाद करवाया था और एक प्रकार से आज़ाद भारत के कुछ हिस्सों के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे और ये अपने आप में साबित करता है कि वो कितने लोकप्रिय नेता थे। इसके बावजूद जानबूझकर इतिहास में उनके बलिदान को बहुत कम करके दिखाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझौते की राजनीति के प्रतीक नहीं थे। वो आज़ादी भीख में नहीं लेना चाहते थे। वो मानते थे कि आज़ादी उनका अधिकार है, उनका हक है और अगर नहीं मिली तो वो छीन कर ले लेंगे। वो निर्भीक राष्ट्रवाद का चेहरा थे। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ नाइंसाफी की और यही कारण है कि ऐसा लगता है कि इतिहास ने सुभाष चंद्र बोस के साथ एक प्रकार से नाइंसाफी की है। इतिहास जो हमें पढ़ाया गया उसमें सुभाष चंद्र बोस जिस चीज़ के हकदार थे, जिस सम्मान के हकदार थे, वो सम्मान उन्हें नहीं मिला। देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कभी भी दिल से पसंद नहीं किया। आज़ादी के पहले से ही पंडित नेहरू लगातार इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली में लाल किले या उसके आसपास नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल बनाने से पंडित नेहरू ने इनकार कर दिया था। वर्ष 1962 में नेताजी के साथ स्वतंत्रता सेनानी रहे हरिदास मित्रा ने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि लाल किले या उसके आसपास नेताजी का एक मेमोरियल बनना चाहिए और इस चिट्ठी के जवाब में प्रधानमंत्री नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लिखा कि लाल किले को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिजर्व रखा गया है। आज बड़ा सवाल यह है कि फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे अगर भारत के नहीं थे तो? यानी पंडित नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का स्वतंत्रता सेनानी मानते ही नहीं थे। और इस चिट्ठी में पंडित नेहरू ने लिखा, जब उन्होंने जवाब दिया तो लिखा कि उनका यानी नेताजी का मेमोरियल इम्फाल, रंगून या सिंगापुर जैसी जगहों पर होना चाहिए, भारत में नहीं। पंडित नेहरू के सरकार में रहते हुए संसद भवन में सुभाष चंद्र बोस की पोर्ट्रेट लगाने की मांग उठी कि वहां पर भी उनकी एक बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए हमारे संसद भवन में, लेकिन पंडित नेहरू ने यह भी नहीं होने दिया। और फिर वर्ष 1978 में संसद भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहली तस्वीर लगी। 1978 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस का दशकों तक कोई प्रमुख स्मारक नहीं था। पहली बार भारत की आजादी के 75 साल बीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाई गई। इससे पहले अगर मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊं तो वर्ष 1958 में कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन के दौरान नेताजी को श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव पर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को आपत्ति थी। और आप वो देखिए, आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें पंडित नेहरू ने लिखा कि नेताजी को लेकर ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे यहां इस सम्मेलन में उठाया जाए। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष UN डेभर थे और उन्होंने इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और नेहरू ने ये चिट्ठी इसीलिए उनको लिखी थी। और मैं कुछ चिट्ठियां लेकर आया हूं जो आज मैं आपको पढ़कर भी सुनाना चाहता हूं
कि वो क्या लिखते थे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। 24 अप्रैल 1942 को असम के गुवाहाटी में पंडित नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सुभाष चंद्र बोस की तब उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना की। पंडित नेहरू ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना भारत आती भी है तो मैं खुद उनका विरोध करूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने यह बयान उस समय दिया था जब सुभाष चंद्र बोस खुद जर्मनी में थे और वो अभी जापान पहुंचे भी नहीं थे। पंडित नेहरू ने सिर्फ अफवाहों के आधार पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ यह बयान दे दिया। 1942 और 1945 के बीच पंडित नेहरू के बहुत सारे ऐसे भाषण और बयान मिल जाते हैं जिनमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के तौर तरीकों को गलत बताया था। 13 मई 1962 को सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस को लिखे अपने पत्र में पंडित नेहरू ने कहा कि उनके पास नेताजी की मृत्यु का कोई ठोस और सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताते हैं कि नेताजी अब जीवित नहीं है। यानी एक तरह से नेताजी को सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मृत घोषित कर दिया गया और उनके परिवार को बिना किसी ठोस प्रमाण के इस बात को स्वीकार करने के लिए कहा गया। इससे पहले वर्ष 1956 में पंडित नेहरू ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की मौत की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेताजी की मृत्यु पर दो अलग अलग जांच कमेटियां बैठी। पहली कमेटी के अध्यक्ष शाहनवाज खान थे जो पंडित नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे और दूसरी कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस जीडी खोसला थे, वो भी पंडित नेहरू के करीबी माने जाते थे। शाहनवाज खान ने रिपोर्ट अपनी जो दी उसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की ताइवान में मृत्यु हो चुकी है। पंडित नेहरू हमेशा इस बात पर अड़े रहे कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है और वो जीवित नहीं है और उन्होंने वर्ष 1952 में संसद में उनकी मृत्यु की घोषणा भी कर दी थी। 1948 से 1968 के बीच नेताजी के परिवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो की सर्विलांस में रखा गया और इन 20 वर्षों में से 16 वर्ष पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 26 नवंबर 1957 को पंडित नेहरू ने विदेश सचिव सुबिमल दत्त को खुद एक चिट्ठी लिखी और वो देखिए ये सामने आपके है, मैं आपको बता भी रहा हूं। सुबिमल दत्त को उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि नेताजी के भतीजे अमिया बोस टोक्यो की यात्रा पर गए हैं और मुझे उनकी यात्रा के बारे में सारी जानकारी चाहिए, वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके जवाब में उस समय टोक्यो में भारत के राजदूत CS झा ने वापस चिट्ठी लिखकर यह बताया कि अमिया बोस की कोई भी गतिविधि संदिग्ध नहीं है। आप सोचिए कि कैसा समय आ गया कि नेताजी के भतीजे की भी जासूसी की जा रही है। भारत सरकार ये जानना चाहती है कि वो टोक्यो में क्या कर रहे हैं और मैं आज वो चिट्ठी लेकर आया हूं। पंडित नेहरू ने 25/11/1957 को ये चिट्ठी लिखी है। किसको लिखी है? विदेश सचिव को। कहते हैं, जस्ट बिफोर आई लेफ्ट जापान I heard that Shri Amiya Bose, son of Shri Sharat Chandra Bose, had reached Tokyo. He had previously, when I was in India, informed me that he was going there. I should like you to write to our ambassador at Tokyo to find out from him what Shri Amiya Bose did in Tokyo. Did he go to our embassy? Did he visit this Rankoji temple? आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री ये जानना चाहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भतीजा टोक्यो में जाकर क्या कर रहा है, उसकी जासूसी कीजिए और मुझे बताइए वो कहां कहां गया। और इसके जवाब में उन्होंने लिखा, भारत के जो एम्बेसडर थे, राजदूत जो थे, उन्होंने लिखा, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट अमिया बोस हैविंग इंडल्ज्ड हियर इन एनी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज और एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। आप देखिए, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे भारत सरकार के खिलाफ उनकी कोई राय यहां पर बने। देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ अमिया indulging in undesirable activities or expressions of opinion adverse to government। आप सोचिए 1957 में आजादी के बाद ये हो क्या रहा था। शिशिर कुमार बोस जो स्वतंत्रता सेनानी और सुभाष चंद्र बोस के भतीजे हैं, उन्होंने लिखा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो व्यक्ति, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी, यही मायने रखते हैं। सिर्फ दो लोग मायने रखते हैं, नेहरू और महात्मा गांधी, बाकी सब तो एक्स्ट्रा है। जिस प्रकार से फिल्म में आप देखते हैं ना, एक्स्ट्रा कलाकार,
बाकी सब तो एक्स्ट्राज में है। अप्रैल 1958 में सीआईडी ने तब आईबी को यह बताया था कि नेताजी के भतीजे रिसर्च के लिए काफी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरे कॉन्टैक्ट्स से बात करके जानकारियां जुटा रहे हैं उनके बारे में। लेकिन उनके इस रिसर्च को भी शक की नजर से देखा गया और उस समय यह कहा गया था कि वो नेताजी की ऊपर एक किताब लिखना चाहते हैं, इसलिए वो ये रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को उस पर भी शक था। और कोलकाता में नेताजी के परिवार के जो मकान थे, जो उनके एड्रेस थे, जहां वो रहा करते थे, जिस घर में, वहां नेताजी का जहां परिवार रहता था, वहां आने वाली हर चिट्ठी की जांच करने के लिए आदेश दे दिए गए थे। और आज वो कॉपी भी मैं आज लेकर आया हूं आपके पास। देखिए इसमें क्या लिखा है। कॉन्फिडेंशियल ये चिट्ठी है और स्पेशल ब्रांच सीआईडी कलकत्ता वहां से लिखी गई है, उनको लिखी गई है। द इंटरसेप्शन of the correspondence of 38/2 Elgin Road and 1 Woodburn Park, Calcutta, which was authorized in government order, फिर order का नाम लिखा है, has been carried on with good results, and I would therefore request that an order extending the period of interception for a further period of 1 year may be issued with effect from 1/10/49। तो आप सोचिए कि बाकायदा ये तो लिखित रिकॉर्ड है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें 1 साल और हमें दीजिए ताकि हम वहां आने वाली हर चिट्ठी को पहले हम पढ़ेंगे और उनकी जासूसी करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे अमिया बोस को एक पत्र में लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने मुझे जितना नुकसान पहुंचाया है, मुझे जितना सताया है, उतना किसी और ने नहीं किया। उन्होंने मेरे रास्ते में सबसे ज्यादा अड़चनें पैदा की। ये सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे को कह रहे हैं। आज़ादी से पहले से ही पंडित नेहरू और उनके कुछ करीबियों ने सुभाष चंद्र बोस को बहुत परेशान किया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1939 में देखने को मिलता है, जब नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। सोचिए उनकी लोकप्रियता, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए नेहरू के रहते हुए, गांधी के रहते हुए, और उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू गांधी परिवार ने न केवल सुभाष चंद्र बोस के साथ बल्कि वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर के साथ भी वैसा ही पक्षपात किया है। आज हम बात तो कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन 2 और नेता भी हैं जिनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय किया, जो देश के पहले गृह मंत्री थे और उन्हें कांग्रेस ने कभी उचित सम्मान नहीं दिया। और दूसरे हैं भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे और उनके साथ भी कभी कांग्रेस ने अच्छा सलूक नहीं किया और इन सब को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। तो ये 3 तस्वीरें आज मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ी पर्दे पर आप देख लीजिए। ये हमारे देश के वो महान नेता हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया, और न्याय इसलिए नहीं किया क्योंकि उस इतिहास को ऐसे लोग लिख रहे थे जो इन्हें पसंद नहीं करते थे। इसलिए आज सुभाष चंद्र बोस को नमन करना चाहिए और देश को यह समझना होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है, जितना अभी तक उन्हें बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा और बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का हमारे देश में हुआ है। मैंने आपको 1-2 चिट्ठियां तो पढ़कर सुनाई, एक चिट्ठी रह गई थी और मैं चाहता हूं कि मैं ये चिट्ठी आपके लिए पढ़ूं। 24 अगस्त 1962 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं हरिदास जी को। हरिदास जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी थी भारत के प्रधानमंत्री को कि यहां उनका स्मारक बनना चाहिए, मेमोरियल बनना चाहिए। उस पर भारत के प्रधानमंत्री लिखते हैं, आई एम अफ्रेड द फ्रंट ऑफ द दिल्ली रेड फोर्ट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर अ लार्ज कॉम्पोजिशन डिनोटिंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. This is being done by an eminent sculptor. This was decided on the centenary of the Indian War of Independence 1857. At Imphal, or rather near it,
Whatever is constructed should have the goodwill and agreement of the Manipuris. This applies even more to Rangoon and Singapore. और उसमें वो ये कहते हैं कि रंगून और सिंगापुर में भी पहले वहाँ के लोग अगर इस बात पर राज़ी हो जाएंगे तो वहाँ इनका मेमोरियल बनाया जा सकता है। यानी वो तो उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मानने के लिए ही तैयार नहीं है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब बात करते हैं मेड इन भारत रेटिंग की। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि किस देश में अल्पसंख्यकों के लिए कितनी धार्मिक आज़ादी है, किस देश में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, कहाँ लोकतंत्र कितना मजबूत या कितना कमज़ोर है और किस देश में प्रेस को कितनी आज़ादी है, प्रेस फ्रीडम कितनी है। इन सभी मुद्दों के बारे में पश्चिमी देशों की संस्थाएं, उनके NGO अपनी अपनी रेटिंग्स पूरी दुनिया में जारी करते हैं और इन्हीं रेटिंग्स को सारे देश अपना सर्टिफिकेट मानते हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी पश्चिमी देश ही जारी करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस देश के लोग कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं। ये सब रेटिंग्स पश्चिमी देश जारी करते हैं। इन सभी रेटिंग्स में एक खास तरह के एजेंडे की मिलावट होती है, जिसमें ये देश, इनकी संस्थाएं ये बताने की कोशिश करती हैं कि दुनिया में इंसानों के अमन, चैन, सुख, दुख और आज़ादी का पूरा ठेका सिर्फ इन्होंने ही लिया हुआ है। यही तय करेंगे कि कौन सा देश अच्छा काम कर रहा है, कौन सा खराब काम कर रहा है। हम काफ़ी समय से ये कहते आ रहे हैं कि भारत जैसे देशों को भी अब अपनी रेटिंग्स और मानव अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। अब भारत ने अपनी पहली बार ग्लोबल इंडेक्स रेटिंग की शुरुआत की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस इंडेक्स को लॉन्च किया है और इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी RNI। ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया में कौन सा देश कितना जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों की सूची में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, यानी सबसे ज्यादा जिम्मेदार सिंगापुर को माना गया है। स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर, डेनमार्क तीसरे और साइप्रस को चौथे नंबर पर रखा गया है। इस इंडेक्स में भारत 16वें नंबर पर है, जबकि अमेरिका 66वें नंबर पर और चीन की रैंकिंग है 68। 154 देशों के इस इंडेक्स में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश सबसे आखिरी नंबर पर है और ये रिपोर्ट बताती है कि किसी भी देश की ऊंची GDP या बड़ी आर्थिक ताकत ये सुनिश्चित नहीं करती कि वो देश कितना बड़ा है या फिर कितना जिम्मेदार है। हो सकता है वो देश अमीर हो, बड़ा भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जिम्मेदार भी हो। इस रिपोर्ट में यह पता चला कि तीसरी दुनिया के बहुत सारे विकासशील देश जो उतने अमीर नहीं हैं, उतने विकसित नहीं हैं, वो देश पर्यावरण, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बड़े बड़े विकसित और पैसे वाले देशों से बेहतर काम कर रहे हैं। अभी तक दुनिया किसी भी देश की सफलता को इन 3 पैमानों पर आंकती थी और वो पैमाने उस देश के पास कितना पैसा है, उसकी सेना कितनी शक्तिशाली है और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। सफलता के यही पैमाने हैं। लेकिन हम ये आंकना भूल जाते हैं कि क्या ये देश अपनी इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहे हैं? क्या उनके विकसित और अमीर होने से गरीबों को कोई फायदा मिल रहा है? और क्या वो देश पूरी दुनिया को एक स्थायी, शांतिपूर्ण और बेहतरीन जगह बनाने के लिए अपना कोई योगदान दे रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की मदद से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने तैयार किया है और 3 वर्षों के रिसर्च के बाद इस इंडेक्स को बनाया गया है। इस इंडेक्स को तैयार करने में वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, IMF और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वर्ष 2023 तक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, यानी उन आंकड़ों पर आधारित है। पश्चिमी देशों द्वारा जारी की गई रेटिंग्स में आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान को भारत से बेहतर दिखाया जाता है, यानी बताया जाता है कि पाकिस्तान के लोग भारत से ज़्यादा खुश हैं, जो कि असंभव सी बात है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश को भारत से ऊपर दिखाया जाता है। इस तरह की रिपोर्ट सच्चाई से बहुत दूर होती हैं और ये किसी के गले नहीं उतरती, क्योंकि इन रिपोर्ट्स को तैयार करने वाले पश्चिमी देशों के मन में
उन संस्थाओं के मन में भारत को लेकर एक पूर्वाग्रह होता है, और जब इन संस्थाओं की रिपोर्ट में भारत को खराब रैंकिंग दी जाती है तो हमारे देश के ही विपक्षी दल उस पर तालियां बजाते हैं, उस पर राजनीति करते हैं, जवाब मांगते हैं, और उन्हें इस बात का बड़ा इंतजार रहता है कि कब कोई पश्चिमी संस्था नई रिपोर्ट जारी करे जिसमें भारत के परफॉर्मेंस को कम करके बताया जाए। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स की जो नई रिपोर्ट है, इस पर हमारे देश के विपक्षी नेता और मीडिया के कुछ लोग, एक वर्ग मीडिया का, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका और चीन जैसे देशों की रैंकिंग बहुत खराब दिखाई गई है। ये बताता है कि इन देशों के पास पैसा तो है, संसाधन है, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, हथियार हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। अब समय आ गया है कि भारत को अपनी उपलब्धियों के लिए किसी भी पश्चिमी देश और उनकी संस्थाओं से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हमने खुद इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि अब हम दुनिया के बाकी देशों को अपना सर्टिफिकेट बांट सकते हैं और उन्हें आईना भी दिखा सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं। मदद बस एक कॉल दूर है। अब आपको हमारे देश के 146 करोड़ लोगों के लिए सबसे काम की खबर दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है, और इस बार कुछ नए प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके पास भी, जब भारत सरकार के लोग आएंगे जो जनगणना में शामिल होंगे, जब वो आपके परिवार के लोगों को गिनेंगे, तो इस बार आपसे कुछ नए प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। और जो लिस्ट बनाई गई है सवालों की, उसमें मकान, परिवार और गाड़ियों के बारे में सवाल हैं। इसे 2 चरणों में जनगणना को पूरा किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 यानी इसी साल, और दूसरा फरवरी 2027 से शुरू होगा। पहले चरण में घर और उससे जुड़ी जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी, और पहले चरण में देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को विशेष तौर पर समझने की कोशिश की जाएगी। 2011 के बाद पहली बार ये जनगणना हो रही है, और पिछले 15 वर्षों में आर्थिक रूप से भारत बहुत बदल चुका है। इसलिए इस बार की जनगणना में देश की अर्थव्यवस्था को समझने की बहुत कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं, और इसी आधार पर देश के लोगों के लिए अगले 10 वर्षों की योजनाएं बनेगी। पहले चरण में पीने का पानी, बिजली, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, घर में बाथरूम है या नहीं, इस प्रकार की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा घर में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर या लैपटॉप, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। हमारे देश में अब छोटे छोटे शहरों और गाँव में भी लोगों के पास 4 पहिए की गाड़ियाँ हैं। इसलिए इस बार की जनगणना में 4 व्हीलर को भी शामिल किया गया है, यानी आपके पास कार है या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। इस बार की जनगणना में लोगों से एक दिलचस्प सवाल भी पूछा जाएगा कि उनका खाने वाला प्रमुख अनाज कौन सा है। अनाज को लेकर इस सवाल के जरिए हमारे देश में खान पान के बदलते तरीकों को भी समझा जाएगा, और इनके आधार पर सरकार कृषि क्षेत्र के लिए और दूसरी लोक कल्याण योजनाओं के लिए भी काम करेगी, क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों की पसंद क्या है, हमारे देश के लोग किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो कितना इस्तेमाल करते हैं, वो 4 पहियों की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या 2 व्हीलर, खाने में वो क्या खाते हैं, उनकी आदतें पहले के मुकाबले कितनी बदल चुकी हैं। जब तक सरकार अपने देश के लोगों की आदतों को समझेगी नहीं, अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझेगी और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं उन्हें समझेगी नहीं, तब तक वो योजनाएं कैसे बनाएगी। इसलिए जो जनगणना होती है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इसमें यह पता चले कि हमारे देश में लोगों की संख्या कितनी है, वो इसलिए भी होती है ताकि देश के लोगों का जो सही चरित्र है, हमारे समाज का सही चरित्र है, उसके बारे में भी पता चल सके। उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी पसंद और नापसंद क्या है,
खाने पीने में क्या पसंद है क्या नापसंद है। हो सकता है सरकार अपनी किसी योजना के तहत आपको एक खास प्रकार का अनाज दे रही है, लेकिन लोग उस अनाज को खाते ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही, और आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में हर देश के पासपोर्ट की कितनी ताकत होती है। इसलिए आज आपको ये बताते हैं कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी नया जारी हुआ है, उसने दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की है, और ये रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किस देश के नागरिकों को कितने देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए प्रवेश करने की अनुमति है। पासपोर्ट इंडेक्स में पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के 2 देशों की रैंकिंग में सबसे बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका के पासपोर्ट की ताकत लगातार घट रही है। वर्ष 2014 में अमेरिका का पासपोर्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 पर था, जबकि आज 37 देशों का पासपोर्ट अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। इसमें मलेशिया और माल्टा जैसे छोटे देश भी शामिल हैं, जिनका पासपोर्ट इस इंडेक्स में अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय यूरोप के ज्यादातर देशों का पासपोर्ट अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। चीन का पासपोर्ट 59वें नंबर पर है, और पिछले 11 वर्षों में चीन की रैंकिंग 35 अंक बेहतर हुई है। वर्ष 2015 में चीन का पासपोर्ट 94 नंबर पर था। अमेरिका की तरह ब्रिटेन की रैंकिंग भी लगातार घट रही है। 2015 में ब्रिटेन की रैंकिंग पहले नंबर पर थी, और अब ये घटकर 7वें नंबर पर आ गई है। इसमें मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जब पहले नंबर पर किसी की रैंकिंग होती है, तो पहले नंबर की रैंकिंग पर भी कई देश हो सकते हैं। मान लीजिए अब ब्रिटेन की रैंकिंग 7 है, तो हो सकता है कि 7वें नंबर पर भी 7, 10, 12 देश हो सकते हैं। इसलिए ये मत समझिएगा कि 7वें नंबर पर एक ही देश है। 7वें नंबर पर भी बहुत सारे देश हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, अगर इस समय किसी 10वें नंबर पर उसका पासपोर्ट है अपनी ताकत के हिसाब से, लेकिन 10वें नंबर पर होने के बावजूद भी 37 देश अमेरिका से ऊपर हैं इस मामले में, क्योंकि एक रैंक पर कई देश हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली 3 पासपोर्ट किस देश के हैं, तो ये हैं सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया। सिंगापुर पहले नंबर पर है। सिंगापुर के लोगों को सबसे ज्यादा 192 देशों में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा है। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है और सैन्य ताकत भी बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों में इन्हीं तीनों देशों के पासपोर्ट का दुनिया भर में दबदबा रहा है, और यही तीनों देश पिछले कई वर्षों से पहले या दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। अब एक और देश की रैंकिंग देखिए जिसमें लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 12 वर्षों में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रैंकिंग में 50 अंकों का सुधार हुआ है, और आज ये 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 में यूएई का पासपोर्ट 55वें नंबर पर था, लेकिन आज ये 5वें नंबर पर है। तो यूएई लगातार लोकप्रिय हो रहा है और इसके पासपोर्ट की ताकत लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुबई एक ऐसा शहर बन गया है जहां दुनिया भर से लोग अब काम करने के लिए जाते हैं। 199 देशों की इस रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे नीचे है, जबकि पाकिस्तान नीचे से 4थे नंबर पर है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है, और इन तीनों देशों में दशकों से गृह युद्ध चल रहे हैं। अफगानिस्तान में 1979 से, इराक में 2003 से और सीरिया में 2012 से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। इसके बावजूद दुनिया के देशों को पाकिस्तान के लोगों का अपने यहां आना पसंद नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये बहुत ही कमजोर है। अब जरा भारत की रैंकिंग देखिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 5 अंक बढ़कर 85 से 80 पर आ गई है। आज भारत के लोग वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए 55 देशों में आसानी से जा सकते हैं। यानी आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो 55 देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हैं। वर्ष 2006 से भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 71 से गिरकर 2015 में 88 तक आ गई थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 8 अंकों का सुधार आया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर भारत किसी देश के साथ कोई नया समझौता करता है तो उसमें फ्री वीजा का मुद्दा भी रखा जाता है। जैसे पिछले हफ्ते भारत ने जर्मनी के साथ ट्रांजिट वीजा का समझौता किया। आर्थिक समझौतों में भी
अब भारत हमेशा वीजा की बात करता है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने जब नए आर्थिक समझौते किए तो हमारे देश के बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा को आसान बनाने की शर्त रखी गई। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत अब ये कोशिश करता है कि हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो छात्र हैं, उन्हें दूसरे देशों में अब काम करने के और वहां जाने के मौके मिलने चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज। जब हम किसी एक देश के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, चाहे वो नौकरी के मौके हों, चाहे वो व्यवसाय के मौके हों, और अगर छात्र हैं तो दूसरे देशों में पढ़ाई करने के जो मौके हैं वो भी भारत के लोगों को मिलने चाहिए। और धीरे धीरे भारत की सरकार जब इन देशों के साथ नए एग्रीमेंट करती है तो वो कोशिश करती है कि हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें भी वही एक्सपोजर मिले और वही अपॉर्चुनिटीज मिले जो दुनिया के बेहतरीन देशों के लोगों को मिल रही हैं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।